वी वर डूइंग द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। एक बार स्टार्ट करने से पहले जितना लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस करा था उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अनटचेबल्स की। कांग्रेस ने अनटचेबल्स और या दलित्स इनको इग्नोर करा था कि कहीं सनातनी जो हाई कास्ट हिंदूज हैं वो ऑफेंड ना हो जाएं। पर महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग स्वराज अचीव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक अनटचेबिलिटी देश से एलिमिनेट नहीं हो जाती है, हट नहीं जाती है। उन्होंने अनटचेबल्स का नाम रख दिया हरिजन, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा जिससे उनको एंट्री मिल सके टेम्पल्स में, उनको एक्सेस हो सके पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स और स्कूल्स। क्योंकि पहले इन दी बिफोर अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड बिफोर गोइंग थ्रू ऑल दीज स्टेप्स, अनटचेबल्स को ना मंदिरों में एंट्री अलाउड होती थी और उस टाइम पे मोस्टली वेल्स यूज़ होते थे पानी के लिए, तो उनको वेल्स से भी एक्सेस नहीं होता था कि अगर वो छुएंगे तो अछूत हो जाएगा, पानी अछूत हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको स्कूल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। इफ़ यू नो स्टोरीज़ बाय प्रेमचंद या ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो इन लोग ने लिखा भी है अबाउट द कंडीशंस दैट दलित्स हैड टू सफ़र। एंड ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तो अपनी स्टोरी पे लिखा है कि उनको क्या फेस करना पड़ता था, उनको स्कूल में कैसे किस तरीके से ट्रीट करा जाता था बिकॉज ऑन द डिस्क्रिमिनेशन। नाउ गांधी जी ने खुद टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करे टू डिग्निफाई, मतलब उनको रिस्पेक्ट मिल सके जो ये काम करते हैं, द स्वीपर्स। और अपर क्लास को परसू करा कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें, चेंज ऑफ हार्ट करें एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने वाले लोगों को बोला कि ये पाप है, इट इज़ अ सिन, और उन्होंने ये सिन जो है उनको उसको छोड़ देना चाहिए। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। पर बाकी जो दलित लीडर्स थे उनको वो दूसरे चीज़ से, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते थे इन प्रॉब्लम का, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने लगे और डिमांड करने लगे कि उनकी लिए सीट्स रिज़र्व करी जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बने सिर्फ दलित मेंबर्स के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जा सकें। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सल्यूशन था उनकी प्रॉब्लम का, ये कुछ दलित लीडर्स का मानना था। दलित पार्टिसिपेशन इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में लिमिटेड था, और स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर जहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो पावरफुल थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अ दलित लीडर, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930, और महात्मा गांधी से क्लैश भी हुए वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, जहाँ पे वो डिमांड कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने दलित्स के लिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीड करने लगे अम्बेडकर की डिमांड को, तब गांधी जी ने भूख हड़ताल करी। उन्होंने वो बिलीव करते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने दलित्स के लिए, तब जो इंटीग्रेशन, जो यूनिटी है देश की, वो बढ़ जाएगी। और अम्बेडकर ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट करी गांधी जी की पोजीशन, और रिज़ल्ट वाज दी पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। पूना पैक्ट ऑफ सितंबर में ये था कि जितनी जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, लेटर नोन एज शेड्यूल क्लासेस, उनके लिए रिजर्व सीट्स होंगी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। पर जो
इलेक्टोरेट के लिए वो डिमांड कर रहे थे वो जनरल से ही जाएंगे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रेसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। Now coming over to the next paragraph, starting with the next paragraph. Now before starting this I would like to you all to discuss, क्योंकि जैसे इसमें बताया गया आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। First I would like to discuss Muslim League, about Muslim League. Now Muslim League इस्टेब्लिश करी गई थी 1906 में, मतलब ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर ही इस्टेब्लिश करी थी मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग का ये कहना था कि वो एक सेपरेट नेशन चाहते हैं फॉर इंडियन मुस्लिम्स। क्यों वो ये इसलिए चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी ब्रिटिशर्स से तब इंडिया को हिंदूज डोमिनेट करेंगे, क्योंकि उस समय मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे। तो मुस्लिम लीग को ये लगता था कि अगर जब इंडिपेंडेंस होगी, जब उनको ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिलेगी तब कंट्री विल बी डोमिनेटेड बाय हिंदूज। नाउ अब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता है। नाउ वी विल स्टार्ट। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब पहले हमने बात करी थी अनटचेबल्स के कि उनका पार्टिसिपेशन इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम बात कर रहे हैं सम पॉलिटिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, उनका पार्टिसिपेशन ल्यूकवार्म का इंग्लिश लिटरल मीनिंग होता है कोसा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, कोसा। सो इन इंडिया वॉज ल्यूकवार्म वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन द रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब ना ज़्यादा था ना कम था, पर ठीक ठीक था उनका भी रिस्पॉन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर। और जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हुआ था तो लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स वो एलियनेट फील कर रहे थे कांग्रेस से। एलियनेशन का मैंने शायद पहले मतलब बताया था, बट देन ऑल्सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। एलियनेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप बिलोंग नहीं करते। जब इफ़ यू आर विद अ ग्रुप ऑफ पीपल पर वो आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं, यू नो यू आर आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते पर वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से तरीके जानते हैं, तो आपको लगेगा कि आप वहाँ पे बिलोंग नहीं करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एलियनेशन। ओके, तो जहाँ पे आपको लगे कि आप वहाँ पे बिलोंग नहीं करते हो दैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ एलियनेशन। तो जो मुस्लिम्स थे लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स उनको ये लगने लगे, वो एलियनेट होने लगे कांग्रेस से। फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजन्स नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। अब मिड 1920s से जो कांग्रेस है वो विजिबली मतलब काफ़ी वो दिख रहा था, एसोसिएट होने लग गई हिंदू रिलीजन नेशनलिस्ट ग्रुप से। इट वाज नॉट अ सेक्युलर स्टेप, बट उसमें हिंदुज़म को ज़्यादा वो करा जा रहा था। कांग्रेस वाज सपोर्टिंग associations, coming in associations with nationalist groups, with Hindu religious nationalist groups like हिंदू महासभा। तो जो मुस्लिम्स थे उनको थोड़ा सा वो लग रहा था बिकॉज इट वॉज नॉट अ सेक्युलर स्टेप। As relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor. अब militant fervor का मतलब with the use of force. Fervor मतलब एक टाइप्स का it's a procession types. If you do something very passionately तो उसको fervor बोला जाता है। Provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities.
अब जैसे जैसे हिंदू और मुस्लिम के रिलेशंस नीचे गिरते जा रहे थे और वर्स होते जा रहे थे, जो ईच कम्युनिटी, अगर हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों अपने अपने प्रोसेशंस निकाल रहे थे विद द यूज़ ऑफ फोर्स, और बहुत प्राउडली निकालते थे और एक दूसरे को प्रोवोक करते थे, और इन्हीं चक्कर में बहुत क्लैशेस हुए, बहुत राइट्स हुए काफ़ी सिटीज़ में। एवरी राइट डीपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और हर एक राइट के साथ, हर दंगे के साथ और जो रिश्ते थे वो ख़राब होते जा रहे थे बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एफर्ट्स लगा रही थी कि फिर से नेगोशिएट करा जाए एक अलायंस, एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्ज्ड, और 1927 में ये लगा भी कि जो यूनिटी है उसको साथ में करा जा सकता है। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। अब जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था कि कौन रिप्रेजेंट करेगा असेंबली को, क्योंकि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाएगी तो हमें एक ही रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा, एक ही रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा। अब वो रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा? मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim-dominated provinces. ना मोहम्मद अली जिन्ना, एक जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, एक मुस्लिम लीग की ये भी डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिए जाए, मतलब हिंदूज़ के इलेक्टोरेट्स अलग होंगे और मुस्लिम के इलेक्टोरेट्स अलग होंगे। पर उन्होंने ये डिमांड छोड़ने को कह दी थी कि अगर उनकी ये वाली शर्त मान लिया जाए। वो शर्त क्या थी? वो ये शर्त थी कि मुस्लिम्स को रिज़र्व सीट्स मिले सेंट्रल असेंबली में और रिप्रेजेंटेशन इन पॉपुलेशन। अब बंगाल और पंजाब, एज यू कैन सी, बंगाल उस टाइम पे बांग्लादेश में नहीं बटा था एंड पाकिस्तान भी नहीं अलग हुआ था, तो उस टाइम पे बांग्लादेश, नाउ बांग्लादेश एंड बंगाल एंड पाकिस्तान एंड पंजाब, यहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इन एरियाज़ में, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन, मतलब जितने मुस्लिम्स की ज़्यादा होगी उतने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी ज़्यादा आएंगे। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल hope of resolving the issue at all parties conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. अब नेगोशिएशन तो चल ही रहे थे कि कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, बट ये सारी होप जो रिज़ॉल्व कर सकती थी, मतलब ये जो सॉल्व हो सकती थी, वो सब पानी में बह गई। कब? एट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन 1928, क्योंकि जो M.R. जयाकर थे हिंदू महासभा के, उन्होंने स्ट्रॉन्गली अपोज कर दिया था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। When the civil disobedient movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. अब फिर से जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब मिसट्रस्ट, मतलब देयर वाज नॉट ट्रस्ट बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम, तो कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट नहीं था इतना। देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन, सब एक दूसरे को सस्पेक्ट करते थे। एलियनेशन फ्रॉम द कांग्रेस, एलियनेशन फ्रॉम द कांग्रेस मतलब अभी जैसे मैंने बताया, लार्ज सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल। अब उनकी कांग्रेस से, एज यू कैन सी, देयर वर ऑल्सो रीजन्स कि वो नहीं जुड़ पा रहे थे और इसीलिए कोई यूनाइटेड स्ट्रगल में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि देयर वाज अ सेंस ऑफ एलियनेशन फ्रॉम द कांग्रेस
an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. अब कई ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे या और इंटेलेक्चुअल्स थे जो एक्सप्रेस करते थे अपनी कंसर्न, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम्स माइनॉरिटी थे इंडिया में. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उनको ये डर लगता था, this is an important point, कि जो कल्चर है आइडेंटिटी, जो कल्चर और आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ की, वो दब जाएगी अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजॉरिटी. ओके, दिस आई टोल्ड यू when I gave you the introduction also of the Muslim League, because Muslim League played a very important role in the formation of Pakistan. So this is a very important point. Now I would like to read this box, the source D. It is very insightful. In 1930, Sir Muhammad Iqbal, as president of the Muslim League, reiterated the importance of separate electorates for the Muslims as an important safeguard for the minority political interest. Now ये आपके उससे रिलेटेड नहीं, मतलब it won't come in an exam, but it is important to learn, not learn, I would say read, और समझने के लिए, अपना नॉलेज को और ब्रॉड करने के लिए. तो जो ये थे मोहम्मद इकबाल, वो इसमें बताते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मुस्लिम्स में, जहाँ पे वो माइनॉरिटी में थे. हिज स्टेटमेंट इज सपोज टू हैव प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द पाकिस्तान डिमांड दैट कम अप इन सब्सिक्वेंट ईयर्स. दिस इज़ व्हाट ही सेड. अब उन्होंने क्या बोला? I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to a full and free development on the lines of its own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized as the basis of permanent communal settlement, he will be ready to stake for all the freedom of India. The principle that each group is entitled to free development on his own lines is not inspired by any feeling of narrow communalism. ये बीच में डॉट डॉट है क्योंकि यू नो इट्स दी नॉट दी होल स्पीच बट थोड़ा थोड़ा दी इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम दैट स्पीच. अ कम्युनिटी विच इज़ इंस्पायर्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इल विल towards other communities is low and ignoble. I entertain the highest respect for the customs, laws, religions and social institutions and other communities. Nay, it is my duty according to the teachings of the Quran even to defend their places of worship if need be. Yet I love the communal group which is source of life and behavior and which has formed me what I am, giving me its religion, its literature, its thought, its culture and thereby its whole past as a living operative factor in my present consciousness. Now as you can see, it is a very neutral or very not, I will say not very biased political statement. Communalism in its higher aspect, then it is indispensable to the formation of a harmonious whole in a country like India. The units of Indian society are not territorial as in European countries. The principles of European democracy cannot be applied to India without recognizing the facts of communal groups. Now I am just reading with you all, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगी तो इट विल टेक मी अ होल अनदर वीडियो, और ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, आई एम जस्ट रीडिंग.
If you have any doubts regarding this, you are free to ask, but I won't be explaining in the video. If you have any doubts, you can ask in the group. I will explain there. Okay, जहाँ पे भी आपको डाउट है जस्ट अंडरलाइन एंड आई विल गिव. और अगर आपको कोई लिटरल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, लाइक इफ़ यू आस्क व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जस्ट यू कैन जस्ट गूगल दैट. Now where were I? The principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of communal groups. The Muslim demand for the creation of a Muslim India within India is therefore perfectly justified. The Hindu thinks that separate electorates are contrary to the spirit of true nationalism because he understands the word nation to be a kind of universal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality. Such a state of things, however, does not exist. India is a land of racial and religious variety. Add to this the general economic inferiority to the Muslims, their enormous debt, especially in the Punjab, and their insufficient majorities in some of the provinces, as at present constituted, and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorates. Now, this was a speech given for separate electorates by Muhammad Iqbal. Now, it is a very justificable speech, और इसमें a very good line is that the principle of European democracy cannot be applied to India without recognizing the facts of communal groups. मतलब जो यूरोपियन डेमोक्रेसी है वो इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकती है जब तक उसके जो कम्यूनल डिफरेंसेस हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत कम्युनिटी वैरायटी है. फॉर सपोज हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, सो कम्यूनल डिफरेंसेस हैं ही हैं. एंड द सेम इज़ नॉट इन यूरोपियन स्टेट्स. सो वहाँ की डेमोक्रेसी आप वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप रिकग्नाइज ना करें कि देयर इज़ अ कम्यूनल डिफरेंस. Okay, so we will do till here only and start with the sense of collective belonging in the next video. And please, if you have any doubts regarding anything relating to the chapter, you are free to ask.